हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु विद राकेश ठाकुर पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स। यानी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा भारतीय संविधान कैसे बना है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे डीपली और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स क्या रहा है, यानी भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। और इसी को पूछने का दूसरा तरीका बनता है फ्रेंड्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। भारतीय संविधान एक उधार लिया हुआ संविधान है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट या हाउ, डिस्क्राइब हाउ। भारत का संविधान एक उधार लिया हुआ संविधान है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्यों और कैसे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को दिया गया था और उन्होंने इसे बनाने से पहले लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशंस यानी लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डीपली स्टडी किया था फ्रेंड्स। और 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, उसका निचोड़ निकालने के बाद तब उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना तय किया। और उन 60 कॉन्स्टिट्यूशनों में जिन जिन देशों की जो जो खासियत उन्हें देखने को मिली, उन सभी को उन्होंने अडॉप्ट किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया फ्रेंड्स। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार किया है। लेकिन फ्रेंड्स, इस आंसर को शुरू करने से पहले, डिस्कशन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। और जो प्यार आप लोगों ने मेरी वीडियोस को दिया है, जो लाइक दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बड़ा थैंक यू। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम इसका आंसर देते समय कह सकते हैं कि यस, वी हैव एडॉप्टेड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें बाहर की कंट्रियों से ली है और उसके सोर्स जो है उसमें सबसे पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स, कई तरह के एक्ट हमारे देश में आए थे। 1909 का एक्ट आया था, 1885 का एक्ट आया था, 1919 का एक्ट आया था, 1935 का भी एक्ट उनमें से एक था। तो 1935 के एक्ट में जो इलेक्शन प्रोसेस दिखाया गया था, जिस तरह से गवर्नमेंट के वर्क एंड फंक्शंस बताए गए थे, मोस्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटिश एक्ट 1935 पर बेस्ड है। ज़्यादातर प्रोसीजर्स जो हैं, ज़्यादातर प्रोविजंस जो हैं वो हमने 1935 के एक्ट से लिया है। तो पहला सोर्स जो है हमारा फ्रेंड्स वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें शामिल की है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें हमने ली हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज आप देखते हैं कि हमारे पूरे देश को पार्लियामेंट चलाने का काम करती है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, यानी 2 हाउस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा कहलाएगा, लोअर हाउस जो है लोकसभा कहलाएगा। अपर हाउस जो है हाउस ऑफ पीपल होगा, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, जहां डायरेक्टली लोग जो है इलेक्ट करके भेजेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को। राज्यसभा में इनडायरेक्ट वे में पहुंचेगा, वो राज्यों को रिप्रेजेंट करेगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रेंड्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा पॉइंट है लॉ मेकिंग। आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा ब्रीफली मेंशन किया गया, आगे की वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर है कि पहले कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, फिर वहां डिबेट होता है, कई सारे प्रोसीजर हैं इसके।
फिर वहां से पास होकर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट की स्टैंप लगने के बाद फिर वो कानून का रूप लेता है। तो इस तरीके से ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप यानी सिंगल नागरिकता, जैसे हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया, अभी आगे पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे इसी में ही। तो ज्यादातर फेडरल कंट्रियों के अंदर 2 टाइप सिटीजनशिप होती है, 2 तरह की नागरिकता होती है, एक पूरे स्टेट की और एक उस एरिया की जहां पर्टिकुलर वो रह रहा है। जैसे कोई अमेरिका में अगर रहता है तो अगर वो न्यूयॉर्क में रह रहा है तो एक सिटीजनशिप उसकी न्यूयॉर्क की होगी, दूसरी सिटीजनशिप उसकी यूएसए की होगी। लेकिन हमारी इंडिया में हमने ब्रिटेन से लिया है कि इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी पर्सन रहता हो, उसकी सिटीजनशिप जो है वो इंडियन कहलाएगी, यानी सिंगल सिटीजनशिप हमने एडॉप्ट किया है फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? पहला है आइडिया ऑफ प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक प्रेम्बल जोड़ा हुआ है। प्रेम्बल का मतलब यह है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर कोई पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी पढ़े, सिर्फ प्रेम्बल को पढ़ ले, प्रस्तावना को पढ़ ले, तो उसे पता चल जाता है कि हमने किन किन आइडियाज को, किन किन आइडियल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने किन किन बातों को शामिल किया है, ये सभी चीजें प्रेम्बल में मेंशन है। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया ऑफ प्रेम्बल जो है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी। 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दिए गए। ये फंडामेंटल राइट भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ताकि नागरिकों को अपने राइट्स के बारे में पता हो, ताकि किसी भी पर्सन के, किसी भी सिटीजन के राइट्स को छीना ना जा सके फ्रेंड्स। तो ये हमने यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, अगर कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन गलत भी बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसको गलत साबित कर सकता है, पूरी तरह से रद्द कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, या ये जो पॉइंट है, ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को हम लास्ट कोर्ट मानते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का सेवियर भी मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो ये भी फ्रेंड्स हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा से क्या लिया है हमने? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब ये फ्रेंड्स कि आपने 10th के अंदर भी पढ़ा होगा फेडरल सिस्टम के बारे में। फेडरल सिस्टम मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड बोथ हैव द पावर्स एंड दीज पावर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 2 तरह की सरकार होती है, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरे देश को साथ लेकर चलना, और एक्सटर्नल जो बाहर के देशों से किस तरह के रिलेशन रखने हैं, ये सभी तय करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के लिए जिम्मेदार होती है, एक स्टेट के अंदर क्या क्या रूल रेगुलेशन लागू करने हैं, कौन सी नई पॉलिसीज लानी है, कैसे स्टेट को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है, ये सभी देखने का काम जो है, ये सभी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है फ्रेंड्स। तो ये फेडरल सिस्टम जो है हमने कनाडा से लिया है, लेकिन कनाडा और हमारे में इसमें भी डिफरेंस है थोड़ा सा। वहां पर दोनों को बराबर की पावर दी गई है, जबकि हमने अपने यहां सेंटर को ज्यादा पावर दी है। सेंटर को ज्यादा पावर देने का मेन पर्पस ये रहा है कि इंडिया जो है डाइवर्सिटी वाली कंट्री रही है, विविधताओं वाला देश रहा है। तो ऐसी जगह पर सभी लोगों को बांध कर रखने के लिए, सभी स्टेटों को एकजुट रखने के लिए सेंटर का स्ट्रांग होना जरूरी था। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम जो है हमने कनाडा से सिलेक्ट किया है, लिया है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया फ्रेंड? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स आर सम गाइडलाइंस विच आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट by our constitution, and it depends on the
It depends on the nature of state government or central government whether they accept those suggestions or not, guidelines or not. इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं किसी स्टेट के। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो है कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो करना या ना करना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये किसी भी स्टेट के वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी होते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज हमने आयरलैंड से ली है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ली है, यानी इमरजेंसी पावर के बारे में आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी प्रेसिडेंट को हमारे इमरजेंसी पावर है कि अगर देश में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो 3 पार्टों में प्रेसिडेंट जो है कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के सजेशन पर। तो ये चीज हमने जर्मनी से ली है फ्रेंड्स। इसके अलावा लिबर्टी और इक्वेलिटी ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। जिस तरह की लिबर्टी हमारी कंट्री में हमें दी गई है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, सब लोग इक्वल हैं, सभी को जॉब की इक्वलिटी होगी, किसी तरह का कोई सोसाइटी में कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बर्थ प्लेस, लैंग्वेज का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा लोगों के बीच। ये चीजें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारे पॉइंट्स हैं जो सोर्स रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। भारत का संविधान उधार लिया हुआ संविधान है, क्योंकि जिस भी देशों से हमें जो अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली उन सभी चीजों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया। तो ये आज का पहला टॉपिक था फ्रेंड्स हमारा। जिनको भी कोई टॉपिक समझ ना आया हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले उन सभी पॉइंटों को दोबारा क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो मेन फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, उसे बताना है कि खासियत क्या है। तो सबसे पहला है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने आर्टिकल्स, जितने शेड्यूल, जितने पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं वर्ल्ड के और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फ्रेंड्स। दूसरा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी विशेषता फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन and it is for the welfare of the citizens, and without fundamental rights that citizens cannot develop themselves। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमारे कंट्री को एक वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को भी शामिल किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के अंदर लोगों को खाली टाइम में रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए, लीकर को बैन किया जाना चाहिए, तो और ऐसे कैटल्स पर को मारने पर बैन लगना चाहिए जिनका और कामों में यूज़ होता है, जिनके और सारे कई बेनिफिट्स हैं। तो ये सब एक सजेशंस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें मानना या ना मानना ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लीकर बैन करने की बात कही गई है इसके अंदर, लेकिन सभी स्टेटों में बैन नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं चीजों से तो गवर्नमेंट को मिलता है वेलफेयर के लिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट इसके फेवर में है, जैसे गुजरात की बात करें, जैसे बिहार की बात करें, यहां पर लीकर बैन किया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, खैर कहने का मतलब यह है कि ये हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट है अ यूनिक ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। हमारा संविधान जो है यूनिटरल भी है, फेडरल भी है। ढांचा, स्ट्रक्चर जो है हमारा वो फेडरल है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेंड्स, उसका सोल जो है वो यूनिट्रल है, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है, यानी आत्मा एकात्मक है, स्वरूप संघात्मक है। हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है कनाडा से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है ताकि सभी स्टेटों को वो बांध कर रख सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक यूनिक है एग्जाम्पल है, यूनिट्रल और फेडरल दोनों गवर्नमेंट होगा। अब इसके अलावा है द फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय नहीं थे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, यानी हमारे देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य बनते हैं। सिर्फ राइट्स लेने से काम नहीं चलता कि हम अधिकारों की बात करें, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। तो 42nd अमेंडमेंट करके भारतीय संविधान के अंदर 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन करके 1946 में 10 तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। बाद में एक और जुड़ा इसके अंदर। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को भी मेंशन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, हमारा संविधान कठोर भी है और नरम भी है, यानी हमारा संविधान जो है लचीला भी है और हार्ड भी है, सख्त भी है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें हम आसानी से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। अभी हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है। तो कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं जिनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी से। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास कर दे, अमेंड हो जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें लोकसभा अलग से पास करे, राज्यसभा अलग से पास करे। कुछ मैटर और टफ आते हैं जिनमें लोकसभा अलग पास करे, राज्यसभा अलग पास करे, और हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज यानी आधे राज्यों की सरकारें भी उसको पास करे, तब जाकर वो अमेंडमेंट होता है। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता यह है कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो ये सारी विशेषताएं जो है फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहलाती हैं। मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं इन्हीं दोनों टॉपिकों के साथ अपनी इस वीडियो को खत्म करूंगा, लेकिन साथ में आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता लग सके कि कौन सा पॉइंट मैं अच्छे तरीके से आप तक नहीं पहुंचा पाया।